हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में जो हम केमिकल बॉन्डिंग को लेकर बात कर रहे थे, रासायनिक बंध को लेकर बात कर रहे थे, उसमें हमने इसका परिचय आपसे करवाया कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, कब किसने इसकी शुरुआत करी, लुईस का इसके ऊपर क्या जो है योगदान रहा, और लुईस सिंबल्स क्या होते हैं, इसको लेकर भी हमने आपसे चर्चा करी। उसके साथ मैंने आपको कटायन और अनायन की परिभाषा बताई कि कटायन हम किनको कहते हैं और अनायन हम किन्हें कहते हैं। यानी जो पॉजिटिव, यानी जिसके ऊपर सकारात्मक चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उसे हम कटायन कहेंगे, और ऋणात्मक जो हमारे नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारा अनायन होगा। फिर जो कटायन और अनायन होते हैं, ये जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। वहीं फिर हम कोवेलेंट बॉन्ड, आपको बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। सहसंयोजक जो बंध होता है हमारा, दो एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग, यानी उनकी सहमति की शेयरिंग के साथ जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। वहीं जो हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लेकर भी चर्चा करी, देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको ये बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड के समान है, क्योंकि उसमें बस क्या होता है कि जैसे दोनों उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके सह संयोजक होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि उसमें एक जो परमाणु है वो दूसरे परमाणु को अपने कुछ बॉन्ड बनाने के लिए या अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के लिए उन्हें देता है। फिर हमने सिग्मा के बॉन्ड के बारे में पढ़ा, पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देखिए पहले हम समझ लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आज के इस लेक्चर में, आज की जो क्लास है, जो कक्षा है, इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड और ये सब बाकी की जो चीज़ें हैं हमारे केमिकल बॉन्डिंग के लिए, उन सबको आज हम पढ़ेंगे। दो या दो से अधिक परमाणु कक्षीयों के समान ऊर्जा के मिश्रण की घटना को संकरण कहते हैं। यानी दो और जो एटॉमिक हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल है, यानी जो हमने बताया था ना एटम्स के ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उनका क्या होता है, उनकी मिक्सिंग होती है। दो या दो से अधिक जो परमाणु कक्षीय हैं, उनका मिश्रण की जो घटना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं। और नए प्रकार की कक्षियों का निर्माण होता है, और इससे क्या होता है कि नए प्रकार के ऑर्बिटल्स हमें देखने को मिलते हैं। और नए प्रकार के प्राप्त कक्षियों को संकर कक्षी कहते हैं, यानी कक्षी कहते हैं। यानी जो अगर आपके जो नए प्रकार के जो आपको ऑर्बिटल मिले उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स क्या है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि जो परमाणु है उसके पास पहले से जो कक्ष है, जो ऑर्बिटल्स हैं, वो आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद एक नया ऑर्बिटल तैयार करके देंगे, जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। अब जैसे कुछ आपको मैं हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्बिटल्स बता देता हूँ क्या होते हैं। ये सिर्फ आपको याद रखना है। अभी आपका जो सिलेबस है, जितना आपका जो पाठ्यक्रम है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो इनका नाम और इनकी शेप, शेप यानी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री या फिर आप कह सकते हैं बॉन्ड एंगल। ज्योमेट्री में क्या क्या आ जाएगा, इनकी शेप और बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। इस जियोमेट्री में क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल। अब देखिए, sp, sp2। तो जो sp की शेप होती है, ये लीनियर शेप होती है, यानी समतल, इस तरीके से कुछ शेप होगी। इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, और ये होता है हमारा ट्राइगोनल, इस तरीके की शेप होगी ये। और हर एक का बॉन्ड एंगल होगा कितना, 120 डिग्री।
उसके बाद आता है हमारा sp3, ये होती है हमारी टेट्राहेड्रल। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। फिर आता है हमारा sp3t, sp3t जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। और इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री 90 और 90 डिग्री। इसमें दो बॉन्ड बनते हैं। अब आता है हमारा sp3t2, उसका जो शेप होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल और 90 डिग्री इसका क्या होता है बॉन्ड एंगल। वहीं आ जाता है हमारा sp3d3, इसका जो शेप होता है पेंटागोनल, इसको इधर लिख लेते हैं हम लोग। पेंटागोनल बाई पैरामिडल। और इसका जो शेप होता है 72 डिग्री और 90 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। तो जल्दी से आप इनको बना लो और इनको लिख लीजिए इस टेबल को, और याद रख लो, क्योंकि ये जो एग्जाम में पूछा जाता है सीधा ऑप्शन में कि sp3d3 का शेप क्या होगा और उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। शेप पूछ लेंगे या तो आपको बॉन्ड एंगल पूछ लेंगे। तो इस विषय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कितना बॉन्ड एंगल होगा और कितना इसका शेप होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ जो हमारे कार्बन के ऑक्सीजन है, यानी जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें किस तरीके का शेप बनता है। तो देखिए, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2, इसका जो सेंट्रल एटम होता है वो कार्बन होता है, यानी कार्बन। इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन इसके साथ लगे हुए हैं। और ये देखिए लीनियर शेप है, ये sp शेप है। इसको हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में केंद्रीय परमाणु कार्बन का sp सम्मिश्रण सम्मिश्रण होता है और इसकी संरचना रेखीय होती है, यानी लीनियर होती है। वहीं मैं बात करूं पानी की, ऑक्सीजन की, जो सम्मिश्रण sp3 होता है, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और ऑक्सीजन परमाणु पर दो एकल युग्म यानी लोन पेयर होने की वजह से उसकी जो शेप होती है वो कोणीय होती है। तो यानी इस तरीके से हो जाएगा, ये इसके ऊपर लोन पेयर आ गई, ये H आ गया, ये H आ गया, ये लोन पेयर हो गई। तो इस लोन पेयर की वजह से ये कोणीय शेप होगी, देखिए, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम कोणीय शेप। अमोनिया यानी नाइट्रोजन का परमाणु sp3 मिश्रण होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पर एकल युग्म के कारण इसका आकार पिरामिड आकार का होता है, तो ये पिरामिडल आकार का हो जाएगा। वहीं CH4 का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है और इसका टेट्राहेड्रल आकार होता है, क्योंकि कार्बन अणु इलेक्ट्रॉन की अकेली जोड़ी का प्रभाव है। अब आती है हमारी बॉन्ड एनर्जी, यानी बंद ऊर्जा क्या होती है। देखिए, अगर आपको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है तो ये देखिए बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। कितनी एनर्जी किसी एक परमाणु को या फिर किसी एक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को या बॉन्ड को, जो परमाणुओं ने आपस में एक बॉन्ड बनाया है, उसको तोड़ने में या उसको बनाने में जो रिक्वायर होती है ना, उसी को हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। देखिए, एक विशेष प्रकार के बीच का एक मोल बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को बंध ऊर्जा कहा जाता है। यानी हम कितनी हमें ऊर्जा चाहिए कि हम एक मोल, या फिर हम बात करें एक मोल बॉन्ड को हम तोड़ सकें, जो पदार्थ की गैसीय अवस्था में परमाणुओं के बीच में होता है। तो पहले क्या करना है आपको, जो पदार्थ है उसको गैस अवस्था में लेके जाना है, फिर गैस अवस्था में ही आप उसको तोड़ पाएंगे। तो उसको गैस अवस्था में तोड़ने के लिए, उन पदार्थों के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। बंद ऊर्जा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो ये किन किन कारकों पर निर्भर करती है, परमाणु का आकार। तो याद रखिएगा, बॉन्ड एनर्जी, इसकी डेफिनेशन क्या है वो, और किस पर निर्भर करती है।
परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम, और उसके साथ बंधों की बहुताया, जिसके अंदर बहुत सारे बॉन्ड होंगे, यानी उसको एनर्जी और ज़्यादा चाहिए तोड़ने के लिए, यानी मल्टीप्लिसिटी, यानी जिसके अंदर ज़्यादा बॉन्ड होंगे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। ये 2 पॉइंट आपके महत्वपूर्ण हैं। परमाणु का आकार जितना अधिक होगा, बंद ऊर्जा उतनी कम होगी, यानी जितना बड़ा परमाणु उतनी कम, यानी बड़े परमाणुओं को तोड़ना आसान हो जाएगा, छोटा परमाणु को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ग्रेट बंद बहुगुणता जितनी अधिक होगी, ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, यानी जिसमें ज़्यादा बॉन्ड होंगे। तो ऐसे इसको याद रखने का, देखिए अगर आप ये आपने बताया साइज़, परमाणु का आकार ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम। ये चीज़ आप याद रखेंगे, पहली पॉइंट। दूसरा, बंधन ऊर्जा, एकल बंध, तो यानी देखिए हमारे 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा। तो सिंगल बॉन्ड में सबसे कम ऊर्जा, इसमें सबसे कम ऊर्जा, डबल में इससे ज़्यादा, और ट्रिपल में सबसे ज़्यादा। ट्रिपल में क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। ये आप बातों को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है? दो बंधित परमाणुओं के केंद्रों के बीच सामान्य संतुलन दूरी के बांध को की लंबाई कहा जाता है। यानी मान लीजिए जो हमारे दो एटम हैं, ये दो एटम हैं, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना के रखा है, इनको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। यानी जो दोनों आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक की जो दूरी होती है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड लेंथ बांध की जो लंबाई होती है, बॉन्ड लेंथ जो होती है उसको कई कारकों द्वारा प्रभावित किया जाता है। तो कौन से कारक हैं? ये जो आपने पहले पढ़े वही कारक हैं, दो। बॉन्ड लेंथ किस किस पर निर्भर करती है, ये आपको पता होना चाहिए, अभी हम लिख लेते हैं। पहला हो गया साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार। दूसरा हो गया बहुतायत संख्या, किसकी? बांधों की, बांधों की बहुतायता, यानी अगर बांध ज्यादा है तो बॉन्ड भी ज्यादा होगा। परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा, बांध की लंबाई उतनी बड़ी होगी। तो यानी जितना बड़ा परमाणु, यानी जितना बड़ा परमाणु उतना ज्यादा बांड, और जितनी ज्यादा बहुतायत जितनी अधिक होगी, बांध की लंबाई उतनी ही कम होगी। तो इसको अब आप ऐसे समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बॉन्ड लेंथ की, तो साइज जो है, जो आकार है किसका? परमाणु का, अगर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। अगर जो बॉन्डों की यानी बहुतायत है, जो बॉन्ड्स हैं उनकी बहुतायता ज्यादा है, तो उसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। यानी जो ज्यादा बॉन्ड है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड में सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी। तो ये और अभी आप इसको लिख लीजिए, फिर हम इसके ऑर्डर को लेकर चर्चा करते हैं। अब ऑर्डर को देखिए।
क्रमांक जो रहेगा, क्रम जो रहेगा, और जो है बॉन्ड लेंथ का लिख लीजिए, बांध की लंबाई, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, या सबसे छोटा लिख लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। इसका सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होगा। उसके बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो है इससे थोड़ा बड़ा होगा। सिंगल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड में बॉन्ड की लंबाई जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए और समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। ये सीधा सीधा आपके एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, उसमें ये सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। देखिए, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर, अगर मैं बात करूं बॉन्ड की और बॉन्ड ऑर्डर की, तो याद रखिएगा क्या होगा। तो पहला आता है आपका सिंगल बॉन्ड, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा एक। अब आता है हमारा डबल बॉन्ड, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा दो। अब आता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा तीन। तो ये बॉन्ड ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए, तो ये आप लिख लीजिए। ये भी आपके जो है परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अब हम। हाइड्रोजन बॉन्ड, अब हम समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, और ये हमारा जो है अंतिम जो है केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, या अंतिम हम इसकी बात करें चर्चा का हमारा विषय है। देखिए, जब हाइड्रोजन अणु दो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक अणुओं से मिलता है, यानी जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, तीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन से के बीच में बॉन्ड बनाता है, तो इनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, के बीच में मौजूदा होता है, तो यह सहसहयोगी बंध द्वारा एक से दूसरे से कमजोर बल के आकर्षण द्वारा जुड़ता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। यानी ये कोवलेंट बॉन्ड की तरह जुड़ेंगे, जो जो इनके बीच में जो कमजोर आकर्षण बल है जिसकी वजह से ये जुड़ते हैं, पर इन बलों को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बल बंध बोलते हैं। इन बंध को हम हाइड्रोजन बंधन बोलते हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ जुड़ रहा है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन के पास एक और इसके पास सात होते हैं, ये हमने कल आपको बताया था। इनमें ऐसे म्यूचुअली शेयरिंग होती है, और ये इस तरीके का बॉन्ड इनमें बन जाता है। तो ये जो बॉन्ड इनमें बन रहा है, ये इन्होंने म्यूचुअली शेयरिंग के साथ बनाया है। बट इसमें ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि ये जो बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनके साथ बना। तो जिसलिए हमने इस प्रकार के बॉन्ड का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड को, या हाइड्रोजन बॉन्ड रखा। अब देखिए, H2O, जैसे H2N, यानी ये H2O के बॉन्ड कैसे बनते गए। अब ऑक्सीजन है, उसके साथ एक H आया, और उसके साथ एक H आया, फिर इस ऑक्सीजन के साथ एक और H आ गया। इस तरीके से ये बॉन्ड जो है बनता चला गया। अब इसको थोड़ा और ध्यान से समझिए, यहाँ पर H आएगा। अब इसको देखिए कैसे, ऑक्सीजन, इसके इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बताइए, 8।
2 और 6, इसके पास 6 होंगे। ये जो है इस तरीके से जो है अपने बॉन्ड बना लेगा। तो इसके जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है ये इसी तरह चलती रहेगी। तो ये इस तरीके से जो है हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड की जो है बनता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं H2O। H2O लिक्विड होता है इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। H2O जो है तरल होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। और H2S कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए ये कमरे के तापमान पर गैस होता है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये गैस होता है जो है हमारा रूम टेम्परेचर या सामान्य तापमान पर। पानी में प्रत्येक H2O के अणु को 4 अन्य H2O के अणुओं द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड में घेरा जाता है। यानी जो प्रत्येक H2O का मॉलिक्यूल होगा इसके चारों तरफ 4 अन्य H2O के मॉलिक्यूल होंगे जिनको वो घेर के रखेगा। इसका मतलब ये है कि H2O के अणु अधिकतम संख्या में हाइड्रोजन बंधन जो है 4 होते हैं। यानी H2O के अणु के अंदर कितना हाइड्रोजन संबंधन रहेगा, 4। तो ये पॉइंट अच्छे हैं, नोट करने लायक है, ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। पानी के अणु में प्रत्येक ऑक्सीजन अणु को 2 H2O अणुओं द्वारा हाइड्रोजन बंधन में घेरा जाता है। तो अगर हम बात करें पानी के उसमें तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी 2 ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के द्वारा घेरा जाएगा। हाइड्रोजन बंध के 2 प्रकार होते हैं। देखिए, इन अंतराणु हाइड्रोजन बंधन यानी जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो हमारा दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी अंतराणु हाइड्रोजन बंधन। तो इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर क्या हो रहा है इसको अब आप समझ लीजिए। देखिए, जो इंटरमॉलिक्यूलर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में आ रहा है। यानी देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है। कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर की बात करें, इसकी वजह से क्या होता है, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वह बढ़ जाता है, क्योंकि इनके आपस में मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो रहा है, बढ़ रहे हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब वही देखिए, जैसे कि बात करें HF जो हो गया, जब एक अणु के भीतर हाइड्रोजन बंध होता है तो इसे अंतः आणुवीय हाइड्रोजन बंधन कहा जाता है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के भीतर, देखिए, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, उसको हमने बोल दिया इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स और इंट्रा यूनिवर्सिटी गेम्स। इंटर यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि जब 4-5 यूनिवर्सिटीज, कई सारी यूनिवर्सिटीज आपस में खेलती हैं या कुछ जो है स्पोर्ट्स है वो करती है। और इंट्रा का मतलब होता है किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो खेल खेले जाते हैं उनकी बात हो रही है। तो इंटर मतलब जो दूसरे परमाणु और अणुओं के साथ बॉन्ड बन रहा है। इंट्रा मतलब जो खुद परमाणु और अणुओं के बीच अंदर बॉन्ड बन रहा है। साइक्लीकरण के कारण यौगिक गलानन और कतरन इस मामले में कम हो जाते हैं। तो इस साइक्लाइजेशन यानी इसके अंदर ये बॉन्ड चलते रहते हैं, तो जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वह कम हो जाता है। शराब और पानी के बीच, जैसे अल्कोहल और वाटर के बीच इंटरमॉलिक्यूलर होता है। जैसे अल्कोहल का अलग एक हो गया, मान लीजिए OH हो गया, और पानी अलग हो गया, तो 2 अलग अलग यहाँ पर मॉलिक्यूल है। उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। वही अल्कोहल में या फिर हम बात करें वही पानी के अंदर भी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर हो गई। और जो 2 नए एटम्स ने बनाई वो होगी वो इंटरमॉलिक्यूलर हो गई। जैसे ये अल्कोहल है। अब यहाँ पर देखिए OH, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये एक्स्ट्रा आके जुड़ गया इससे वाटर के साथ, ये जुड़ गया। अब मिथाइल अल्कोहल, जैसे CH3OH, इसके साथ जो है पानी जुड़ गया, ये मिथाइल अल्कोहल। एक कार्बन है तो मिथ, तो इसको मिथाइल, OH को बोलते हैं अल्कोहल, मिथाइल को।
और ये हमारा वाटर। तो इस तरीके से जो है हमारी बॉन्डिंग बनती है। तो बेसिकली इसमें ध्यान देना है, इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है, जब इंटरमॉलिक्यूलर में दो अलग एटम्स या दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो जिसकी वजह से इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ऊंचा हो जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूं इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर, तो इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है, चेंज चलती रहती है, जैसे HF हो गया, ऐसे ये जो है चेंज चलती रहेगी। तो ये जो साइकिलेशन हो रही है, ये जो साइकिल की तरह आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, और इंट्रामॉलिक्यूलर में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वह कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड को कॉन्सेप्ट को याद रखना। देखिए, हाँ तो इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन में जो है कोवेलेंट बॉन्ड की ही बात हो रही है, लेकिन उसमें इनके साथ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आने की वजह से इनके अंदर जो है क्या हो जाता है, जो बॉन्ड बनता है वह हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाया जाता है। जो आपको अभी याद रखना है सबसे ज़रूरी, वो है आपका बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ। देखिए, बॉन्ड एनर्जी हो गया, बॉन्ड लेंथ, इन दोनों के पीछे दो ही फैक्टर काम कर रहे हैं। क्या क्या? साइज ऑफ एटम और मल्टीप्लिसिटी, बहुतायत किसकी? बांधों की, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। अगर हम साइज ऑफ एटम को बढ़ा दें, तो साइज ऑफ एटम को बढ़ाने से बॉन्ड एनर्जी में क्या होगी? कमी। और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये आपको चीजें याद रखनी है। अगर वहीं मैं बात करूं मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड की, उसको मैं बढ़ाऊं, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, और वही बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये टेबल जो है आप याद रखेंगे, यानी सिंगल बॉन्ड में, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किस में होगी? ट्रिपल बॉन्ड में। फिर उसके बाद यानी सबसे ज़्यादा होगी, इस तरीके से लिख लीजिए आप, ट्रिपल, उससे कम डबल, सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होगी इसमें, सिंगल बॉन्ड में। और यही बात करें इसकी, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी सिंगल में, फिर डबल, फिर ट्रिपल। तो ये आपको ये दोनों याद रहने चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग वो यहीं समाप्त होता है। तो अब जो बातें मैंने आपको बताई हैं, विशेष तौर पर ये सारी बातें जो मैंने आपको यहाँ पर लिखकर समझाई है, उनको आपको अच्छे से याद रखना है। और साइंस और केमिस्ट्री का देखिए एक ही तरीका है याद रखने का, निरंतर अभ्यास। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा आप इनको चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप इनको अच्छे से याद रख पाएंगे और अच्छे से जो है सवाल जवाब कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि निरंतर अभ्यास आपका होता रहे, चीज़ों को याद करते रहे, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा, जो परीक्षा है वो अच्छी हो जाए। तो बाकी की जो बातें होगी वो हम अपनी अगली क्लास में करते हैं। आज की क्लास में हम सब हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बाकी की जो और भी जानकारी आपको अगली क्लास में प्राप्त होगी। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।